हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम फिजिक्स की सेकंड बुक बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम के लिए पढ़ रहे थे। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेज़र। लेज़र क्या है? लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कि जो लाइट की एम्प्लीफिकेशन हो रही है किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में। एम्प्लीफिकेशन तो सबको पता है कि जब हमें कुछ एम्प्लीफाइड लाइट मिलती है, मतलब ज़्यादा अगर हमने कम रेंज की दी होगी तो वो ज़्यादा रेंज में मिलेगी। और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेज़र क्या है? लेज़र इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमैटिक कॉलिमेटेड एंड अ हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमैटिक कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को, और जो कि डिपेंड करता है फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। Absorption of radiation. If an atom is initially in a lower state 1, it can rise to a higher state 2 by absorbing a quantum of radiation of frequency mu given by mu equals to E2 minus E1 upon H. अगर कोई एटम इनिशियली लोअर स्टेट 1 में है और वो राइज करके हायर स्टेट 2 में चल जा रहा है, क्वांटम ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी म्यू है उसको ऑब्जर्व करके तो उसका म्यू जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको E2 माइनस E1 अपॉन H लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे E1 और E2 जो है एनर्जीज हैं दोनों स्टेट की, स्टेट 1 और स्टेट 2 की रिस्पेक्टिवली सॉरी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो E1 में एटम है, ठीक है, यहाँ से फोटोन आया, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, ये E2 स्टेट ने उसको ऑब्जर्व किया और वो एटम हायर स्टेट में चला गया। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। द प्रोबेबल रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन transition 1 to 2 depends on the properties of states 1 and 2 and is proportional to energy density u nu। इसने बोला है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है 1 से 2 में, ट्रांजिशन हो रहा है जो 1 से 2 में, और एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, फोटोन का मतलब, तो वो स्टेट 1 और स्टेट 2 की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डेंसिटी यू न्यू के ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू इंसिडेंट ऑन द एटम। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो उसके एनर्जी डेंसिटी पे के प्रोपोर्शनल होता है। दस जो P12 होता है वो B12 यू न्यू के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये P12 इक्वल्स टू B12 यू न्यू है, जहाँ पर B12 जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और इसको हम आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन एमिशन, वहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात हो रही है। लेट एन एटम इनिशियली एट हायर स्टेट, हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोई एटम हायर स्टेट पर है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पर है, मतलब एक्साइटेड स्टेट विद हायर एनर्जी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल, और वो हायर एनर्जी स्टेट में तो है ही, उसके साथ वो अनस्टेबल भी है। हैंस एटम इन एक्साइटेड स्टेट डज नॉट स्टे, इसमें डज नॉट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम होगा। वहाँ पर जो एटम होगा वो ज़्यादा देर तक उस एक्साइटेड स्टेट पर नहीं रहेगा, और वो क्या करेगा, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पर जंप कर जाएगा। क्या निकालेगा वहाँ से? फोटोन निकालेगा जिसकी एनर्जी न्यू होगी, और उसको कितना टाइम लगेगा? 10⁸ सेकेंड। दिस नोन एज, इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। इफ़ देयर आर अ नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, द रेडिएशन एमिटेड स्पॉन्टेनियसली by each atom has a random direction and random phase and is therefore incoherent from one atom to another। इसने बोला कि अगर वहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, उस एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे एटम्स होंगे और वो रेडिएशन एमिट करेंगे स्पॉन्टेनियसली हर एटम, तो क्या होगा, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो भी रैंडम फेज में, तो वो क्या होंगे, इनकोहेरेंट होंगे एक दूसरे से। इनकोहेरेंट मतलब कि जब वो एक फेज में नहीं होंगे, सेम फेज में ना होना, इज कॉल्ड इनकोहेरेंट। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस में क्या बोला इसने बोला कि हायर स्टेट में अगर एटम्स होंगे, हमने बोला कि इनिशियली हायर स्टेट में एटम है, डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या हुआ कि जो हायर स्टेट है वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से जो वो एटम्स लॉन्गेस्ट टाइम तक वहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं और अपनी लोअर स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि अपनी जो स्टेट 1 है वहाँ पर आ जाते हैं, और क्या एमिट करते हैं? फोटोन।
एमिट करते हैं जिसकी एनर्जी न्यू होती है, और वो भी कितने टाइम में, 10⁻⁸ सेकेंड्स में, उसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगर बहुत सारे एटम्स होंगे, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो बहुत सारी स्पॉन्टेनियस एमिशन होंगी फोटोन की, और वो रैंडम डायरेक्शन में होंगी और रैंडम फेज पे होंगी, जिसकी वजह से वो इनकोहेरेंट होंगे एटम्स एक दूसरे से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन 2 to 1, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है 2 से 1 में, इज डिटरमाइंड ओनली बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स 2 and 1। ठीक है, वो सिर्फ स्टेट 2 और 1 की प्रॉपर्टीज से ही डिटरमाइन करी जा सकती है, जिसको हम A21 से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमने दो चीज़ पढ़ ली, एब्जॉर्प्शन वाला और स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें ये जो वर्ड्स हैं लग रहे हैं, और वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है और स्पॉन्टेनियस एमिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो अभी मैं बोल रही थी कि क्या चीज़ है, वो यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, एन एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इंसिडेंट अपॉन इट जंप टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। इसने बोला है कि कोई एटम्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में हैं, वो इन्फ्लुएंस में आके किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फोटोन, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, जो इंसिडेंट करी गई है, मतलब डाली गई है उसके अंदर, वो जंप कर जाएंगे लोअर एनर्जी स्टेट में और एमिट करेंगे अपने साथ एक एडिशनल फोटोन, वो भी सेम फ्रिक्वेंसी का। एक तो फ्रिक्वेंसी जो डाली गई है फोटोन की, जिसके इन्फ्लुएंस से आके जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं वो लोअर स्टेट में आ रहे हैं, और जब वो लोअर स्टेट में आएंगे तो वो अपने साथ एक और फोटोन का एमिशन करेंगे। तो हमारे दो एमिशन निकलेंगे, एक जो डाला गया है फोटोन का, एक जो वो लोअर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते वक्त एमिट करेंगे। दिस स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे ही स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। जब कोई एक्साइटेड स्टेट में रखे हुए एटम किसी फोटोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, इसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, फेज, एनर्जी एंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन of the emitted photon is exactly same as that of the incident stimulating photon। इसने बोला कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, फेज, एनर्जी, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, वो उस एमिटेड फोटोन की वो एग्जैक्टली सेम होगी जो इंसिडेंट फोटोन होगा। ठीक है, सो द रिजल्ट इज एनहेंस्ड बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें कोहेरेंट लाइट मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में एटम रखा हुआ है, यहाँ से हमने एक फोटोन डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया और लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर गया, और उसने भी एक फोटोन निकाला। तो यहाँ पे दो फोटोन बने हुए देखिए, है ना। और लेज़र, जो लेज़र, जितने भी लेज़र होंगे, जैसे रूबी लेज़र होगा और HENE लेज़र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें भी स्टिमुलेटेड एमिशन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, क्योंकि लेज़र के डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि लाइट एम्प्लीफाइड ऑफ स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, राइट। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन 2 to 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन 2 to 1 इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी यू न्यू ऑफ द स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ये तो हमें पता है, 2 से 1 में आ रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, और क्या बोलते हैं, इसकी एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इसे किसे B21 यू न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर जहाँ पे B21 होगा वो आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा। द टोटल प्रोबेबिलिटी, जो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी इन स्टेट टू ड्रॉप टू द लोअर स्टेट 1, स्टेट 2 से स्टेट 1 में, उसे P21 इक्वल्स टू A21 प्लस B21 यू न्यू कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो फोटोन निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो उसका एडिशन हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटीज़, और इसे एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टीन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। Let us consider a number of atoms in thermal equilibrium temperature T with radiation of frequency nu and energy density u nu। इसने बोला है कि हम एक नंबर ऑफ एटम्स को कंसिडर करते हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T में है, उसकी रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू है और एनर्जी डेंसिटी यू न्यू है, और N1 और N2 नंबर ऑफ एटम्स हैं स्टेट 1 और स्टेट 2 में रिस्पेक्टिवली। एट एनी इंस्टेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट 1 दैट ऑब्जर्व्स अ फोटोन एंड राइज टू, अच्छा, जो नंबर ऑफ एटम्स है स्टेट 1 में वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं फोटोन, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फोटोन को
को राइज कर जा रहे हैं स्टेट 2 में पर यूनिट टाइम में, उसे रिप्रेजेंट करेंगे N1 P12 इक्वल्स टू N1 B12 U न्यू, ठीक है। The number of atoms in state 2 that drop to state 1 either spontaneously or under stimulation emitting a photon per unit time is। अब ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्व होके स्टेट 1 से स्टेट 2 में सारे एटम्स पहुंच गए हैं, तो स्टेट 2 से एटम्स क्या होंगे, लोअर स्टेट में आएंगे, पर वो या तो स्पॉन्टेनियसली आ सकते हैं या फिर स्टिमुलेशन, अंडर स्टिमुलेशन में भी आ सकते हैं, और फोटोन एमिट करेंगे पर यूनिट टाइम में, जिसका रिप्रेजेंट होगा N2 P21 इज इक्वल्स टू N2 A21 प्लस B21 U न्यू, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन मस्ट अकर इक्वली। अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे N1 P12 इक्वल्स टू N2 P21 हो गया। यहाँ पे हमने सब दोनों को इक्वल रखकर यू न्यू की वैल्यू निकाल दी, और नीचे से हमने N2 B21 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो N2 से N2 कैंसिल हो गया, N1 अपॉन A2 1 अपॉन B21 और 1 अपॉन N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से यू न्यू की वैल्यू निकल गई। फिर इसने बोला था इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसने बोला कि अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होंगे वहाँ पर हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो N2 अपॉन N1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, E की पावर माइनस E2 अपॉन KT और E की पावर माइनस E1 अपॉन KT इक्वस टू, हाँ E2 माइनस E1 अपॉन KT कर दिया माइनस का, और ये माइनस का तो अपॉन में मतलब N2 अपॉन N1 को उल्टा कर दिया, N1 अपॉन N2 कर दिया, और ये पॉजिटिव का बन गया। फिर ये जो यू न्यू में N1 अपॉन N2 की वैल्यू थी वहाँ पुट कर दी E की पावर H न्यू अपॉन KT, क्योंकि E2 माइनस E1 जो होता है H न्यू होता है, हमें पता है, ठीक है। और H न्यू अपॉन KT माइनस 1 कर दिया, यहाँ से हमारी यू न्यू की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इन इक्विलिब्रियम विद एटम्स इन एनर्जी स्टेट 1 and 2 एट टेम्परेचर T। इसने बोला कि एनर्जी डेंसिटी है फोटोन की जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है और वो इक्विलिब्रियम में है एटम्स के साथ, वो भी एनर्जी स्टेट 1 और 2 में और टेम्परेचर T में। तो हम इसको प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन C क्यूब इंटू H न्यू अपॉन E की पावर H न्यू अपॉन KT माइनस 1, ठीक है। यहाँ से जो E की पावर H न्यू अपॉन KT है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे जो ये 1 अपॉन H न्यू अपॉन KT माइनस 1 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम यू न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 इंटू ये है, इसको हम अगर उधर साइड ले जाएं तो A21 अपॉन B21 की वैल्यू मिल जाएगी। सेम यही करा हमने, इसको उधर ले गए यू न्यू के साथ मल्टीप्लाई में E की पावर H न्यू अपॉन KT माइनस 1 के साथ, तो यहाँ A21 अपॉन B21 बन गया और 8 पाए H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब। तो यहाँ से क्या हुआ, A21 अपॉन B21 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू क्यूब के। तो यहाँ से क्या होता है कि द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वो प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ फ्रिक्वेंसी के। दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इंक्रीज रैपिडली विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। उसने बोला है जो स्पॉन्टेनियस प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वो इंक्रीज कर जाएगी रैपिडली, किसके वजह से, विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, उन दो स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा था रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस प्रोबेबिलिटी, जिसे एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टीन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग क्या होता है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल 2 जिसे N2 से कहते हैं इज कंसिडरली स्मॉलर देन द नंबर इन लोअर एनर्जी लेवल 1 N1 सो दैट देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्टिमुलेटेड एमिशन कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। इसने बोला कि अगर हम माने कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है हायर एनर्जी लेवल में वो कंसिडरेबली स्मॉल है, हायर एनर्जी लेवल में जो एटम्स हैं वो कम हैं लोअर एनर्जी स्टेट से, तो जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। मतलब कि अब हमारी लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम है और एक्साइटेड स्टेट में कम एटम है, तो एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि नीचे से एटम ऊपर जाएंगे, और इसमें जब नीचे से कोई एटम ऊपर जाते हैं तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अगर
ऑर्डिनरी कंडीशन ले, ठीक है, हैंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एन इंसिडेंट फोटोन इज मोर लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड रादर देन एमिशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एमिशन से, हैंस लेज़र एक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती है। मैंने बताया था लेज़र एक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वो इसमें बताएंगे, ठीक है। हैंस लेज़र एक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, अगर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है एमिशन से, अब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, लेज़र के लिए क्या चाहिए था हमें, एमिशन ज़्यादा चाहिए होता, अगर कोई लाइट हमारे फोटॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे तो हमें लेज़र मिलेगी, पर अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो लेज़र एमिशन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से लेज़र टेक्स प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर मेड अवेलेबल इन द हायर एनर्जी लेवल, अगर हम बोलें कि किसी कारण हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए, N2 में ज़्यादा हो गए N1 से, तो स्टिमुलेटेड एमिशन टेक्स प्लेस करेगा इजीली। तो जो प्रोसेस होती है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हायर एनर्जी अचीव करने की, हायर एनर्जी लेवल पे लोअर एनर्जी लेवल से, उसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम्स होंगे और एक्साइटेड स्टेट में कम होंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो एमिशन कम होगा, एमिशन कम होगा तो लेज़र एक्शन प्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, और वो क्या होंगे, फिर स्टिमुलेट एमिशन बहुत आसानी से होगा अगर हायर स्टेट में एटम्स ज़्यादा हो गए तो इसकी वजह से लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस करेगा, क्योंकि एमिशन ज़्यादा होगा फोटोन का। और यही प्रोसेस की अचीव करना लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में देन द ग्राउंड स्टेट, उसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इन द टर्म पॉपुलेशन इन्वर्जन डिस्क्राइब्स एन असेंबली ऑफ एटम इन विच द मेजॉरिटी आर इन एनर्जी लेवल अबव देन द ग्राउंड लेवल। इसने बोला कि वही पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम्स होते हैं एज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नोन एज पंपिंग, और पॉपुलेशन इन्वर्जन को की प्रोसेस को अचीव करने को ही हम पंपिंग कहते हैं, ठीक है, एटम्स की पंपिंग कहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स हैं जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग यूज्ड इन रूबी लेज़र, रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करी जाती है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज्ड इन हीलियम नियॉन लेज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी वीडियो आएगी इसके बाद। केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन CO2 लेज़र, डायरेक्ट कन्वर्जन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर लेज़र, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है, वो टॉपिक हम पढ़ते हैं और ये हमारा लेज़र का बेसिक जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन। टू अचीव द लेज़र एक्शन देयर मस्ट बी मेटास्टेबल स्टेट इन द एटॉमिक लेवल अरेंजमेंट। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लेज़र एक्शन इज एज फॉलोज। इसने बोला कि लेज़र एक्शन को अचीव करने के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है एटॉमिक लेवल अरेंजमेंट में, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप इस लेज़र एक्शन को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में है एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर पम्प्ड टू एक्साइटेड स्टेट E2 बाय फोटोन ऑफ एनर्जी h nu dash is equals to E2 minus E0, where nu dash is the frequency of incident radiation and E2 and E0 are the energy of excited state and the ground state respectively। इसने बोला कि आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं E0 ग्राउंड स्टेट, E1 मेटास्टेबल स्टेट और E2 एक्साइटेड स्टेट है। और ये स्टेप 1 यानी कि जो हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं वो ये रहा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ग्राउंड एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में हैं और वो पम्प्ड हो रहे हैं और एक्साइटेड स्टेट 2 में जा रहे हैं। फोटोन ऑफ एनर्जी बाय फोटोन ऑफ एनर्जी, जो फोटोन ऑफ एनर्जी फोटोन की एनर्जी दी जा रही है h न्यू डैश इक्वल्स टू E2 माइनस E0, जहाँ पे न्यू डैश जो है फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, और E2 और E0 जो है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। इसने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एटम्स रखे हुए हैं, हमने एक रेडिएशन डाली जिसकी वजह से वो पंप होकर एटम कहाँ जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। E2 और E0 जो के हैं, E0 ग्राउंड स्टेट और E2 एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे फोटोन और जिसकी रेडिएशन, फोटोन ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, और इसको h न्यू डैश इक्वल्स टू E2 माइनस E0 कहते हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है रैपिड ट्रांजिशन टू मेटास्टेबल स्टेट E1 बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h न्यू डबल डैश इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, वेयर न्यू डबल डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट। इसने बोला कि अब हमारे क्या हो गए, सारे आइटम्स कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। अब वहाँ से वो स्टिमुलेटेड एमिशन
के द्वारा मेटास्टेबल स्टेट में आ रहे हैं और एमिशन कर रहे हैं फोटॉन्स का, ठीक है। और यहाँ से एच न्यू डबल डैश इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, जहाँ पे न्यू डबल डैश जो है फ्रिक्वेंसी है उस फोटोन की, और E2 और E1 जो है एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। स्टेप 2 क्लियर। अब स्टेप 3 है, इन दिस वे मेटास्टेबल स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड इन मैनी एटम्स। अब मेटास्टेबल स्टेट में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ गए हैं, मेटास्टेबल स्टेट में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बहुत सारे एटम्स यहाँ आ चुके हैं। अब क्या होगा स्टेप 4 में, induced emission occurs when photons of energy h nu equals to E1 minus E0 are incident with the secondary photon themselves stimulated further transition to produce an avalanche of coherent beam। अब avalanche of coherent beam जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट में बहुत सारे एटम्स हैं। देखिए अब मेटास्टेबल स्टेट में बहुत सारे एटम है, तो वो भी लोअर स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हर एक एटम अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा। तो अब क्या होगा कि एवलांच मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ का गोला अगर घूमते घूमते पहाड़ी से नीचे आता है तो वो बहुत बड़ा वो बना लेता है, एक अपने साथ जोड़ के बर्फ़ को एक बहुत बड़ा सर्कल बना देता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब एक साथ मेटास्टेबल स्टेट से एटम्स नीचे गिरते हैं तो वो बहुत सारी एमिशन निकालते हैं, बहुत सारे एटम्स एक साथ कूदते हैं, तो वो एक कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस करते हैं। एवलांच ऑफ कोहेरेंट बीम मतलब एक कह सकते हैं कि तूफान जैसा लाते हैं कोहेरेंट बीम का, ठीक है। ये स्टेप 4 में होता है। सारे स्टेप क्लियर हो गए। सबसे पहले नीचे स्टेप 1 में क्या था कि ग्राउंड स्टेट में एटम है, जो हम फोटोन ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू डैश है उसको दे रहे हैं, तो पंप होकर एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं सारे एटम्स। फिर अब एक्साइटेड स्टेट में है तो सारे एटम्स क्या होंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे और कुछ एमिट करेंगे, जिसकी एच म्यू डबल डैश फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद मेटास्टेबल स्टेट में बहुत सारे एटम्स जो होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो भी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे जब हम कोई फोटोन बाहर से उसको देंगे, तो वो सारे लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे और एक एवलांच ऑफ कोहेरेंट बीम जो है प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, बहुत सारा एमिशन होगा। तो ये क्या थे, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन की लेज़र एक्शन किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। नाउ कंडीशन नेसेसरी टू अचीव लेजर एक्शन, ठीक है। क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से लेजर एक्शन मिलेगा। द रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एमिशन, हाँ मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो लेजर एक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। एमिशन ज़्यादा होगा तो लेजर एक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा चलेगा लेकिन एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन विच प्रोड्यूसेस इनकोहेरेंट रेडिएशन मस्ट बी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन विच प्रोड्यूसेस कोहेरेंट रेडिएशन। लेजर में तो स्टिमुलेटेड एमिशन का ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वही इसने यहाँ पे भी बोला है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होगा नेग्लिजिबल होना चाहिए, पर स्टिमुलेटेड एमिशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। द कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट मस्ट बी सफिशिएंटली एम्पलीफाइड। जो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट निकलती है वो सफिशिएंटली एम्पलीफाइड होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मस्ट। पॉपुलेशन इन्वर्जन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जहाँ पर एक्साइटेड स्टेट एक नंबर ऑफ एटम्स को अचीव करने की मतलब पॉसिबिलिटी रखती है देन द लोअर एनर्जी स्टेट। ये हमारी कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी और ये कुछ टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेज़र के लिए, पूछे जा सकते हैं डेफिनेशंस इनकी। तो ये था आज के लिए, ठीक है। तो आप लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।